हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस को, जो कि हमारे किसी वनडे एग्जाम में जिसमें साइंस आती है उसके लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान से सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण। सबसे पहले आता है ऑडियोमीटर। इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ऑडियोमीटर से क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। देखो, ऑडियोमीटर, जैसे हम ऑडियो सुनते हैं ना, कान में हेडफोन वगैरह लगा के क्या सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता का मापन करते हैं। तो ऑडियोमीटर से क्या करते हैं, मीटर मतलब मापना, और ऑडियो की मापन करते हैं, तो मतलब ध्वनि की तीव्रता का मापन करना। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हवा की गति का मापन किया जाता है। अमीटर, विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अमीटर से क्या किया जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर, इससे जो वायुमंडलीय दाब है उसका मापन किया जाता है, बैरोमीटर। अब आता है क्रोनोमीटर। इससे जो जलयान है उसको सही समय का पता लगाने के लिए, जैसे जलयान होता है वहाँ पर घड़ी वगैरह तो नहीं यूज़ कर सकते ना, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमें सही समय का बताता है। अब आता है कॉस्कोग्राफ। इससे जो पौधे हैं वो किस तेजी से कैसे वृद्धि कर रहे हैं उसकी वृद्धि का मापन किया जाता है कॉस्कोग्राफ से। अब आता है फेदोमीटर। तो फेदोमीटर से नापी जाती है समुद्र की गहराई। गाइगर मूलर काउंटर, इससे क्या किया जाता है, जो रेडियो एक्टिव स्रोत होते हैं उससे निकलने वाली जो विकिरण या रेडिएशन होती है उसकी गणना करने के लिए हम गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग करते हैं। अब आता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो से समझ में आ रहा है जल से संबंधित होता है, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। द्रवों की अपेक्षित घनत्व नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अब हाईग्रोमीटर, इसमें क्या गया, हाईग्रो है तो मतलब इसमें आर्द्रता का मापन करते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित है। तो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का मापन किया जाता है हाईग्रोमीटर में, लेकिन हाइड्रोमीटर से जो द्रव होते हैं उसका अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से लैक्टिक मतलब दूध से संबंधित है और दूध की शुद्धता नापने के लिए उपयोग किया जाता है लैक्टोमीटर का। अब आता है मैनोमीटर। देखो, एनीमोमीटर पढ़ ले जो कि हवा के दाब को नाप रहा था। अब मैनोमीटर से क्या होता है, जो गैसों का दाब होता है उसका ज्ञात करने के लिए हम करते हैं मैनोमीटर का प्रयोग। अब आता है पेरिस्कोप। इसमें मुख्यतः जो पनडुब्बी होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह पर का जो अवलोकन किया जाता है। पेरिस्कोप देखिए कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक यहाँ पर लेंस लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पर समतल दर्पण लगे होते हैं दो। तो इससे कोई वस्तु होती है, जैसे जल की सतह है उसके यहाँ देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पनडुब्बी में प्रस्तुत होने पर जो जल की सतह होती है या समुद्र की सतह होती है उसका आकलन करने के लिए हम पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब आता है पायरोमीटर। तो पाई मतलब जो नॉर्मल हम पाई का उपयोग करते हैं मैथ में, तो पायरो कब रोएगा, वो जब उच्च तापमान उसको महसूस होगा तो वो रोएगा। तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च ताप का मापन करने के लिए। अब आता है रेन गेज। रेन गो अवे सुना होगा या पढ़ा भी होगा। तो रेन गेज मतलब रेन का मतलब बरसात का मापन करने के लिए, वर्षा का मापन करने के लिए जो यंत्र होता है उसको रेन गेज कहा जाता है। अब सिस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ किसको कहा जाता है, तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफी या सिस्मोग्राफ क्या होता है, तो भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। अब आता है स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमीटर का प्रयोग हम रक्त का दाब मापने में करते हैं। सोनार, समुद्र के अंदर छिपे हुए पदार्थ होते हैं उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए, हम यंत्र को एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ऑडियोमीटर, ऑडियो मतलब जो ध्वनि की तीव्रता होगी उसको मापन करने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर, मुंह से हवा जाती है तो हवा की तीव्रता या गति मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आमीटर, कोई विद्युत धारा जा रही है, हम उसको रोक के उसको पकड़ना है और उसका मापन करना है, तो आमीटर।
उसको जाने नहीं देंगे। विद्युत धारा का मापन किया जाता है। बैरोमीटर, तो पूरा वायुमंडल के दाब को मापन करने के लिए जो यंत्र होता है उसको बैरोमीटर कहा जाता है। क्रोनोमीटर, इसका प्रयोग जो हवाई जहाज मतलब जो जलयान होते हैं उसमें सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कॉस्कोग्राफ, तो जितने भी ये पौधे होते हैं उनकी वृद्धि का मापन करने के लिए कॉस्कोग्राफ होता है। फेदोमीटर, तो फेदोमीटर समुद्र की जो गहराई होती है उसका मापन करने के लिए हम फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं। गाइगर मूलर काउंटर, किसी भी पदार्थ से जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, विकिरण निकलती है, विकिरण की गति को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेडिएशन का प्रयोग, रेडिएशन को मापने के लिए हम गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग करते हैं। अब आता है हाइड्रोमीटर, जल से संबंधित है, तो जल का अपेक्षित घनत्व बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, वायुमंडल में जितनी आर्द्रता है उसका मापन करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है लैक्टोमीटर से। मैनोमीटर से प्रयोग करते हैं, तो हम गैसों के दाब का पता करते हैं मैनोमीटर से। पेरिस्कोप, पनडुब्बी है, उससे हमें समुद्र की सतह देखनी है तो हम पेरिस्कोप का प्रयोग करेंगे। पायरोमीटर, पायरो का प्रयोग है जब उच्च तापमान होगा तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेन गेज, वर्षा का मापन करता है रेन गेज। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। स्फेग्नोमीटर क्या होता है, रक्त का जो दाब होता है स्फेग्नोमीटर से उसका मापन किया जाता है। सोनार, समुद्र के अंदर कोई वस्तु छिपी हुई है तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज को कम करने में और अधिक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र। अब आपने पढ़ा होगा, गीता तो सबने सुनी होगी, देखी होगी टेलीविजन में, उसमें क्या कहा जाता है कि आत्मा अमर है, आत्मा न मरती है और न ही जीवित होती है, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसका एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है ऊर्जा में। ऊर्जा भी वैसी होती है, ऊर्जा हमेशा सतत रहती है, कभी कम ज़्यादा नहीं, मतलब कम ज़्यादा हो जाती है, कम ज़्यादा उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका ना जन्म होता है और ना ही अंत होता है, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ये ऊर्जा के लिए कहा जाता है। तो अब कुछ यंत्र भी होंगे जो ऊर्जा को परिवर्तित कर रहे होंगे, तो अब कुछ यंत्र दिए गए हैं जो कि ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। जैसे कि विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो से समझ में आ रहा है प्रकाश से संबंधित होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। डायनेमो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, डायनेमो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करते हैं, जो कि हम हेडफोन वगैरह में लगाते हैं या फिर बोलते हैं इससे, तो माइक्रोफोन क्या होता है, जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। मोटर क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। सितार, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आता है लाउड स्पीकर, ये विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम फिर से देख लेते हैं इनको क्या होता है। देखिए, विद्युत सेल है, विद्युत होगी तो विद्युत बनेगी कैसे, तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो जितने फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो प्रकाश की ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और किस में चेंज कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अब आता है डायनेमो, तो डायनेमो आपने देखा होगा कि उसमें जब पानी वगैरह गिरता है तो वो घूमने लगता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। माइक्रोफोन क्या होता है, तो इसको हम ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। मोटर, ये यांत्रिक ऊर्जा नहीं, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मोटर। सितार, ये यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इंजन, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। और लाउड स्पीकर में जितनी भी जो विद्युत ऊर्जा होती है उस हमें कैसे सुनाई देती है, ध्वनि ऊर्जा में सुनाई देती है। अब आते हैं प्रमुख चिकित्सीय उपकरण एवं विधियां। जितने भी उपकरण हैं जो कि हम मेडिकल लाइन में यूज़ करते हैं उनको अब हम देख लेते हैं। जैसे पेसमेकर, ये वनडे एग्जाम में बहुत आराम से आता है कि पेसमेकर का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्यों यूज़फुल होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है पेसमेकर, यह यंत्र हृदय में नियमित रूप से स्पंदन ध्वनियों में रक्त प्रभावित करता है। देखिए क्या करता है, जो दिल की मतलब दिल अच्छे से नहीं धड़कता तो पेसमेकर क्या करता है, उसमें स्पंदन करता है और ध्वनियों में रक्त प्रवाहित करता है। अब आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी इसको कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उसका पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, देखिए अलग अलग लिखा है इसलिए थोड़ा सा
कंफ्यूज हो गई थी। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम क्या होता है? ये मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका निरूपण करता है। देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या करते हैं? कार्डियो मतलब हृदय की बीमारी का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को यूज करेंगे। इन इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम मस्तिष्क की जो बीमारियां होती हैं तो उसको इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम से हम ठीक कर सकते हैं। अब आता है ऑटो एनालाइजर। ये क्या होते हैं? ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑटो एनालाइजर का प्रयोग करते हैं। सीटी स्कैन भी होती है, इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में असामान्यता का पता लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन आजकल बहुत कॉमन है, कोरोना में तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, हर पेशेंट को या फिर मैक्सिमम पेशेंट को बोल रहे थे कि सिटी स्कैन कराओ। तो किसी भी भाग में असामान्यता का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सिटी स्कैन करते हैं। बायोप्सी क्या होती है? तो कैंसर की जांच करने के लिए हम बायोप्सी का प्रयोग करते हैं। कैंसर की जांच करने के लिए हम बायोप्सी का प्रयोग करते हैं। एलिजा टेस्ट, इसको जो एड्स का परीक्षण होता है उसके लिए हम एलिजा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। ऑटोप्सी, जो मृतक शरीर होता है उसकी जांच करने के लिए या फिर पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी कहा जाता है। ट्यूबेक्टोमी, ये जो स्त्री होती हैं उनकी नसबंदी करने को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। और बेसेक्टोमी क्या कहलाती है? जो पुरुष होते हैं उनकी नसबंदी करने को कहा जाता है बेसेक्टोमी। चलिए हम इन यंत्र को फिर से एक बार रिवाइज करने से पहले हम पहले पूरी कंप्लीट करते हैं। फेनेटिक्स क्या होता है? तो फोनिक्स होता है ध्वनि, जो स्वर ध्वनि होती है उनका अध्ययन करना, फोनेटिक्स। फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। और टेलीपैथी कहलाती है जो मानसिक दूर संवेदन की जो क्रिया होती है उनका अध्ययन करना कहलाता है टेलीपैथी। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। चलिए हम इनको एक बार फिर से देखते हैं। जो मेडिकल में जितने भी उपकरण होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ किए जाते हैं। कैसे तो नहीं, लेकिन हाँ क्या यूज़ होता है वो। पेसमेकर क्या करता है? हृदय को जो नियमित स्पंदन होता है या धुन मतलब धमनियों में रक्त प्रभावित का काम करता है पेसमेकर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी में हम हृदय की बीमारियों का पता लगाते हैं। ईईजी जिसको इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम कहा जाता है, इससे मस्तिष्क की जितनी बीमारी होती हैं उनका निरूपण किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल जितनी भी ऐसी जांचें होती हैं उनका उपयोग चेक करने के लिए किया जाता है। सिटी स्कैन, मानव के शरीर में कहीं भी असामान्यता है तो उसका पता लगाने के लिए हम सिटी स्कैन करते हैं। बायोप्सी क्या होती है? कैंसर की जांच करने के लिए हम बायोप्सी का प्रयोग करते हैं। एलिजा टेस्ट हम एड्स वगैरह के परीक्षण के लिए करते हैं। ऑटोप्सी क्या होती है? जो मृत शरीर होता है उसका पोस्टमार्टम कहलाता है ऑटोप्सी। ट्यूबेक्टोमी स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी। वेक्सेक्टोमी पुरुष की नसबंदी वेक्सेक्टोमी कहलाती है। फोनेटिक्स क्या होते हैं? तो फोनेटिक्स होते हैं जो स्वर ध्वनि होती हैं उसका अध्ययन। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। टेलीपैथी क्या कहलाती है? जो मस्तिष्क संवेदन होती हैं उनकी क्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, किस वैज्ञानिक ने क्या आविष्कार किया है या किस चीज़ की खोज की है, अब हम वो पढ़ेंगे। इंसुलिन, बेटिंग और बॉर्न और वेटिंग ने इसकी रिसर्च की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेटिंग ने की थी। अब आता है हृदय प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। हैजे का टीका किसने बनाया था? तो हैजा सबसे ज़्यादा कहाँ फैलता है? जहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं, तो जो रेल के कोच होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं। तो रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। RNA की खोज की थी आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन ने। RNA की खोज किसने की थी? आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन ने की थी। DNA की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन तंत्र, तो रक्त परिवहन तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे जी ने। होम्योपैथिक चिकित्सा की खोज की थी हैनीमैन ने। चेचक का टीका सबसे पहले या फिर किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। टीवी का चिकित्सा किसने की थी? तो टीवी की सबसे पहले चिकित्सा की थी रॉबर्ट कोच ने। हाइड्रोफोबिया या रेबीज के टीका या किसने खोजा था? तो लुइस पाश्चर जी ने इसकी खोज की थी। चलिए हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने। हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने। RNA की खोज की थी आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन ने। DNA की खोज की थी क्रिक और वाटसन ने।
पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त परिवहन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने। होम्योपैथिक चिकित्सा हैनीमैन ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने। टीबी का टीका रॉबर्ट कोच ने। हाइड्रोफोबिया की खोज या रेबीज की खोज लुइस पाश्चर जी ने की थी। अब आते हैं विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज यूजोन्स होलकार्ट ने की थी। यूजॉक्स होलकार्ट ने विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन डी की खोज F.G. हॉपकिंस ने की थी। अब आता है बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया खोजा था लुबेन हॉक ने। विषाणु खोजा था इवानोवस्की ने। पोलियो का टीका जून साल्क ने। पोलियो का जो ड्रॉप है जो कि मुख के द्वारा ली जाती है, 2 बूंद जिंदगी की होती है, इसको एडवर्ड सेल्विन ने खोजा था। गर्भ निरोधक गोलियां को खोजा था पिनकस ने। बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट ने बीसीजी का टीका खोजा था। बेरी की चिकित्सा की थी आइजैक मैन ने। आइजैक मैन ने बेरी की चिकित्सा की थी। मलेरिया की चिकित्सा की थी डॉक्टर रोनाल्ड रॉश ने। जेनेटिक खोज सबसे पहले खोजा था। जेनेटिक कोड किसने बनाया था? तो ये हरगोविंद खुराना जी ने बनाया था। डीडीटी का टीका किसने बनाया था? तो डॉक्टर पाल मूलर ने इसको बनाया था। एस्प्रिन ए ड्रेसर ने इसकी खोज की थी। परमाणु भट्टी या फिर जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं उनकी खोज एनरिको फर्मी ने इसकी खोज की थी। चलिए हम इनको फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज तो यूजॉन्स होलकार्ट ने इसकी की थी। विटामिन डी की खोज F.G. हॉपकिंस ने की थी। बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक। विषाणु की खोज इवानोवस्की। पोलियो का टीका जॉनसॉल। पोलियो का ड्रॉप एल्बर्ट सॉल्वेन। गर्भ निरोधक गोली तो इसको पिनकस ने खोजा था। और बीसीजी का टीका यूरिन कालमेट ने। बेरी की चिकित्सा सबसे पहले किसने की थी? तो आइजैक मैन ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा रोनाल्ड रॉश ने की थी। जेनेटिक कोड सबसे पहले दिया था हरगोविंद खुराना जी ने। डीडीटी का टीका पॉल मूलर द्वारा विकसित किया गया था। एस्प्रिन यह ड्रेसर द्वारा विकसित की गई थी। परमाणु भट्टी जिसको एटॉमिक रिएक्टर कहा जाता है, इसकी खोज एनरिको फर्मी जी ने की थी। अब आते हैं एरोप्लेन। जो एरोप्लेन होता है इसको सबसे पहले खोजा था राइट बंधु ने। बाइसिकल के मैकमिलन ने इसकी खोज की थी। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। बैरोमीटर इसको टॉरी सैली ने खोजा था। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है उसकी खोज की थी बेर्नार्ड इंक और मैन्यूली ने। प्रिंटिंग प्रेस जे गुटेनबर्ग ने सबसे पहले खोजा था। रडार टेलर और यंग ने रडार की खोज की थी। सेफ्टी लैंप सर हेमी डेवी ने इसको खोजा था। टेलीविजन जॉन लोगी बेयर्ड ने इसको खोज की थी या फिर J.L. बेयर्ड भी इनको कहा जाता है। लिफ्ट एलिजा गोविश ओटिस ने इसकी खोज की थी। रेखा गणित की स्थापना यूक्लिड ने की थी। टेलीस्कोप गैलीलियो ने सबसे पहले खोजा था। रिवॉल्वर कोट ने खोजा था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आइंस्टीन ने दी थी। सापेक्षता का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। और अंधों को लिखने पढ़ने के लिए जो लिपि थी वो लुई वेल ने इसकी खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था न्यूटन द्वारा। एल्गोरिथम या जो इसको लघु गणक कहा जाता है इसको सबसे पहले खोजा था जॉन नेपियर ने। कैस्कोग्राफ J.C. बोस ने खोजा था। और जो सिलाई मशीन है उसको खोजा था इलियास हो ने। चलिए हम इनको फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे एरोप्लेन राइट बंधु ने खोजा था, हमेशा राइट डिसीजन लेना चाहिए एरोप्लेन में बैठ के। बाइसिकल के मैकमिलन ने खोजी थी। कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने खोजा था। और जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक वाला है उसको खोजा था वेयर्ड इंकेड और मैन्युअली ने। बैरोमीटर की खोज टॉरिसेली ने की थी। प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग द्वारा खोजी गई थी। रडार यह टेलर और यंग ने खोजा था। सेफ्टी लैंप इसको डेवी द्वारा खोजा गया था। टेलीविजन J.L. बेयर्ड ने खोजा था। लिफ्ट एलिजा गैविश ओटिस ने खोजा था। रेखा गणित की स्थापना यूक्लिड ने की थी। टेलीस्कोप को गैलीलियो ने खोजा था। रिवॉल्वर कोट ने खोजी थी। थ्योरी ऑफ
रिलेटिविटी ये आइंस्टीन की है। अंधों के लिए पढ़ने लिखने के लिए लिपि लुईस वेल ने खोजी थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन द्वारा दिया गया था। एल्गोरिथम जिसको लघु गुणक कहा जाता है, इसको जॉन नेपियर ने खोजा था। कैस्कोग्राफ जेसी बोस द्वारा खोजी गई थी। और सिलाई मशीन इसको एलियश हो ने खोजा था। सिलाई मशीन किसने खोजी थी? एलियश हो। अब आते हैं महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि कृषि से संबंधित है या फिर कृषि में यूज होते हैं, अनुसंधान जो किए जाते हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे। पहले आते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्रीकल्चर की रिसर्च करनी है तो सबसे पहले एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा किसी भी देश की कैपिटल से उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर की रिसर्च कहाँ से होगी? तो भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से इसको स्टार्ट किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो पल्स का रिसर्च कहाँ होगा? तो पल्स ये दाल की जो अनुसंधान है, दाल पे जो रिसर्च होती है वो कहाँ पे होंगी? तो दाल को अपन क्या करेंगे, किसी भी इंसान को कोई सो रहा है तो उसके डाल देंगे कान में। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में पल्स या फिर दालों का रिसर्च सेंटर है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल, हमेशा बॉटनिकल ग्राउंड जैसे बॉटनिकल गार्डन होता है, हम लोगों की जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लाखों के पेड़ लगे होते हैं। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस, तो भैया हर इंसान को चाहिए है क्या? न्यूट्रिशंस, क्योंकि वो अच्छा पावरफुल इंसान हो जाए, तो हर इंसान को चाहिए। तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसको बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल का डेवलपमेंट करना है तो उनको न्यूट्रिशन दे दो। तो न्यूट्रिशन और रूरल डेवलपमेंट कहाँ पे बनाए गए हैं? हैदराबाद में इनको बनाया गया है। सेंट्रल एरिया जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर में बनाया गया है। अब आते हैं सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च। तो फूड की टेक्नोलॉजी की रिसर्च करनी है तो हम कैसे करेंगे? मसूर की दाल होती है, खाई होगी, तो मैसूर में हम करेंगे फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित करेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, तो फिश कहाँ पर होंगी? समुद्र के पास होती हैं। तो सबसे ज़्यादा समुद्र का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है? केरल और गोवा। तो गोवा में तो हम बना नहीं सकते क्योंकि बड़े बड़े बीचेस हैं, तो हम कहाँ पे बनाएंगे? फिशरीज टेक्नोलॉजी कोच्चि में बनाएंगे। सेंटर पोटैटो रिसर्च हम बनाएंगे शिमला हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल राइस रिसर्च, तो ये कटक, राइस को जब हम काटते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? कट कट कट, तो कटक उड़ीसा में इसको बनाया गया है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च कहाँ पे बनाए गए हैं? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में इसको बनाया गया है। चलिए हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान, पहली है इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, कहाँ पे बनाई गई है? दिल्ली में बनाई गई है। अब आती है इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये बनाई गई है पल्सेस कानपुर में बनाई गई हैं। ब्रीडिंग सेंटर जो कि शुगर केन का है वो तमिलनाडु में बनाया गया है। नेशनल वर्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। फिर सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर, ये जोधपुर राजस्थान में इसको विकसित किया गया है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च मैसूर कर्नाटक में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, जो फिशरीज का है वो कोची में केरल में इसको स्थापित किया गया है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक उड़ीसा में इसको स्थापित किया गया है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में इसको विकसित किया गया है। अब आते हैं भौतिक विज्ञान क्या होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्या होती है और इसकी क्या क्या यंत्र होते हैं, क्या होता है, ये हम इसके बारे में सब पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है फिजिक्स। तो हम पढ़ेंगे क्या? भौतिक विज्ञान। विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति और जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी होती है, परंतु प्राकृतिक वास्तव में द्रव, ऊर्जा एवं अन्य अन्योन्त क्रियाओं की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार द्रव, ऊर्जा और इनकी अन्योन्त क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखिए, जो प्रकृति होती है
विज्ञान मतलब क्या है? किसी भी चीज का अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। किंतु इसमें जो प्राकृतिक वास्तव में क्या होता है? द्रव होता है, ऊर्जा होती है, इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है, द्रव होती है, ऊर्जा, उनका अध्ययन करना, उनका वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब आते हैं मापन या मेजरमेंट्स क्या होते हैं। वे भौतिक राशियां जिनके द्वारा हम परिणाम या मैग्नीट्यूड होता है तथा जिनमें दिशा भी होती है उनको हम अदिश राशियां कहते हैं, जैसे समय, द्रव्यमान और दूरी। अब देखिए मापन क्या होता है? मापन के लिए भी हम दो प्रकार की राशियां लेते हैं, तो वो दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। तो अदिश में क्या हो गया? हमें दिशा पता नहीं चलेगी, तो अदिश से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि आदेश मतलब दिशा नहीं होगी, लेकिन परिणाम होगा भैया। तो परिमाण इसमें होता है, मतलब मैग्नीट्यूड इसमें होता है, लेकिन दिशा नहीं होती। तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा नहीं होती वो कौन कौन सा हो गया? समय। समय पता थोड़ी ना होता है कि इस दिशा में जा रहा है, नहीं जाता। द्रव्यमान पता होता है कि क्या, उसका मतलब परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसकी दिशा पता नहीं होती। दूरी, इतनी दूरी है तो दूरी को भी हम दिशा में बता नहीं सकते कि किस दिशा में है वो। अब आती है विद्युत धारा, चाल, क्रिया, कार्य, ऊर्जा। ये राशियां क्या होती हैं? ये सब अदिश राशियां होती हैं। चाल, कोई चल रहा है तो किसी भी दिशा में चल सकता है, तो वो क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है, और जो दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ये भी अदिश राशियां हैं, मतलब इसमें दिशा नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है। अब वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण या मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि ये राशियां सदिश राशियां होती हैं। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अब देखो जो मात्रक होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। एक मूल मात्रक मतलब जो आधार है किसी भी चीज का, मूल है, जड़ है, वो मूल मात्रक होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, जड़ किसी से बंधी हुई नहीं होती या उनका जन्म किसी से नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। इन्हें क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है, जो कि खुद निर्भर होते हैं किसी से, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते, वो मूल मात्रक होते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर और केल्विन, ये क्या है? मूल मात्रक हैं। अब आते हैं कुछ मूल मात्रक जो कि कितने प्रकार के होते हैं, ये नीचे दिए गए हैं, 7 प्रकार के होते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक और उनकी इकाइयां। सबसे पहले होती है लंबाई, लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। द्रव्यमान, इसको किलोग्राम से नापा जाता है। समय, समय को सेकंड से मापते हैं। विद्युत धारा एम्पियर से। ताप केल्विन से। ज्योति तीव्रता को हम कैंडिला से डिनोट करते हैं, और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको हम मोल से ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले लंबाई मीटर में ज्ञात की जाती है, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर में, ताप केल्विन में, ज्योति तीव्रता कैंडिला में, और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको हम मोल से डिनोट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रचलित मात्रक। इसमें हम पढ़ेंगे मात्रक का नाम और उनकी भौतिक राशियां। तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी को ज्ञात करते हैं। खगोलीय मात्रक क्या होता है? इससे भी हम खगोलीय दीप मतलब खगोलीय ग्रह मतलब केंद्र वगैरह होते हैं ना, तो उससे हम क्या ज्ञात करते हैं, या उसका मात्रक क्या होता है? खगोलीय मात्रक से हम दूरी को ज्ञात करते हैं। पारसेक से भी हम दूरी को ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें हमने 3 मात्रक पढ़े हैं। पहला क्या है? प्रकाश वर्ष, जिससे हम दूरी को ज्ञात करेंगे। खगोलीय मात्रक, जिससे हम दूरी को ज्ञात करेंगे। पारसेक, जिससे भी हम दूरी को ज्ञात करेंगे। एंगस्ट्रॉम मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, एंगस्ट्रॉम, तो इससे हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करेंगे कि उसकी तरंग दैर्घ्य में कितनी स्ट्रॉन्ग है। डेसिबल मतलब उसमें बल कितना है, तीव्रता, वो कितनी तीव्र होगी उतने उसका बल होगा। तो डेसिबल से हम उसके प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं, और एंगस्ट्रॉम से हम क्या करते हैं? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को ज्ञात किया जाता है। अब आते हैं नॉटिकल मील और नॉट। नॉटिकल मील से हम समुद्र की दूरी को ज्ञात करते हैं, कितना मील है तो समुद्र की दूरी को ज्ञात करते हैं। नॉट मतलब कितनी गति है उसमें, तो समुद्र की गति को हम ज्ञात करते हैं नॉट से। फैदम से हम समुद्र की गहराई को ज्ञात करते हैं। देखिए नॉटिकल मील समुद्र की कितनी दूरी पर है, नॉट कितनी समुद्र की गति है, फैदम समुद्र की गहराई कितनी है। अब आता है डायोप्टर। डायोप्टर से लेंस की
तीव्रता या क्षमता को ज्ञात किया जाता है डायोप्टर से। पास्कल, इससे हम दाब को ज्ञात करते हैं कि कितना दाब लग रहा है, तो हम पास्कल से इसको ज्ञात करते हैं। हर्ट्ज, इसकी हम आवृत्ति से इसको ज्ञात करते हैं, आवृत्ति, तो ये हर्ट्ज से हम इसको ज्ञात किया जाता है। ल्यूमेन, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स को हम इससे ज्ञात करते हैं। बार, बार मतलब वायुमंडल का दाब कितना है, और ओम से हम नापते हैं विद्युत का प्रतिरोध कितना है। फिर आता है मैक, इससे हम जो पराध्वनिक गति होती हैं उनको ज्ञात करते हैं मैक से। कैलोरी, ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात किया जाता है कैलोरी से। कूलाम से विद्युत का आवेश ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का बोल्ट, इलेक्ट्रॉन बोल्ट से क्या नापा जाता है, ऊर्जा ज्ञात की जाती है। कैरेट, इससे स्वर्ण की तीव्रता कितने कैरेट का है, तो स्वर्ण की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है कैरेट में। वाट, सबकी वाट लगा देती है शक्ति से, तो शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। जूल, तो कार्य का मात्रक है जूल, और न्यूटन है बल का मात्रा। चलिए हम इनको फिर से एक बार देखते हैं और इनको रिवाइज करते हैं। जैसे प्रकाश का मात्रक क्या है, या प्रकाश वर्ष से हम दूरी को ज्ञात करते हैं, खगोलीय मात्रक से हम दूरी को ज्ञात करते हैं, और पारसेक से भी हम क्या ज्ञात करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं। एंगस्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता हम एंगस्ट्रॉन्ग में ज्ञात करते हैं। प्रकाश की तीव्रता कितनी है, तो तरंग दैर्घ्य हम ज्ञात करते हैं एंगस्ट्रॉन्ग से, तीव्रता ज्ञात करते हैं डेसिमल से। नॉटिकल मील से हम समुद्र की दूरी ज्ञात करते हैं। नॉट से हम समुद्र की गति को ज्ञात करते हैं, और फैदम से हम समुद्र की गहराई को मापते हैं। डायोप्टर से लेंस की तीव्रता को नापा जाता है। हर्ट्ज से हम आवृत्ति नापते हैं, और पास्कल से दाब को ज्ञात किया जाता है। ल्यूमेन से हम ज्योति फ्लक्स को ज्ञात करते हैं। बार से हम वायुमंडलीय दाब को ज्ञात करते हैं। ओम से विद्युत का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। मैक से जितनी जो पराध्वनि या सुपरसोनिक गतियां होती हैं, तो पराध्वनिक गतियों को हम मैक से ज्ञात करते हैं। कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। कूलम, विद्युत आवेश ज्ञात करने के लिए हम कूलम का प्रयोग करते हैं। अब आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऊर्जा ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। कैरेट, सोने की तीव्रता को ज्ञात कर मतलब सोने की शुद्धता को मापता है। वाट, शक्ति का मात्रक होता है। जूल, कार्य का मात्रक होता है, और न्यूटन बल का मात्रक होता है। अब आते हैं निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष होती है। मतलब निर्वात, वायु मतलब जो जितना भी अंतरिक्ष है वो क्या है, निर्वात है। वहां पर प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 नैनोमीटर, 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, तो जो 1 नैनोमीटर होता है वो 1 मीटर का 1,00,000वां हिस्सा होता है। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 नैनोमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अब आता है रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने का भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, मापन करने के लिए हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अब आता है जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा मध्यम कर्ण के कंपन करने की दिशा में समानांतर होती है, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। उदाहरण के लिए वायु में कंपन तरंगें, मतलब जो वायु में उत्पन्न तरंगें होती हैं वो, भूकंप में उत्पन्न तरंगें, और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें क्या कहलाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। देखिए हम इनको फिर से पढ़ते हैं। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कर्ण के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है, मतलब कोई भी वस्तु है या तरंग की जो दिशा है वो जो माध्यम है उसके कर्ण में उत्पन्न जो तरंग उत्पन्न हो रही है, तरंग उसके समानांतर मतलब बराबर में समानांतर में चलती है, तो उसको क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। जैसे कि ध्वनि में उत्पन्न तरंगे, जितनी भी ध्वनि में उत्पन्न तरंगे होंगी, वायु में उत्पन्न तरंगे होंगी, वो क्या कहलाती हैं, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। भूकंप में उत्पन्न तरंगे होंगी, मतलब वो समानांतर चल रही है माध्यम के, तो वो भूकंपीय तरंगे कहलाती हैं। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे स्प्रिंग से चलती हैं और वायुमंडल में क्या होती हैं, ये वायु के समानांतर या फिर जो उसका माध्यम है उसके समानांतर गति करती हैं, इनको अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। गैस में तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं केवल अनुदैर्घ्य तरंगें, जो गैस में तरंगें उत्पन्न की जाती हैं तो वो कैसी होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। सितार के तार की तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। जो सितार के तार होते हैं उनमें कैसी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं।
अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। यह प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, प्रकाश की गति में चल सकती हैं, मतलब प्रकाश की गति से चलती हैं और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप कैसे होती हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इनको संचारित होती हैं। यह रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाती हैं। जितने भी रात में देखने के लिए जो उपकरण होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आंतों के रोगों का निदान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो आंतों में कोई रोग हो जाता है, हमें इसको पता करना है कि कैसे ठीक होगा, क्या है, तो हम उसमें एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। सिटी स्कैन करने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो सिटी स्कैन में भी हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, एक्सरे। और क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात करने के लिए भी हम एक्सरे किरणों का पता करते हैं। देखिए, पहले आती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? ये इनके लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में चल सकती हैं। यह प्रकाश की गति से चलती हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं और यह इनको प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें संचारित होती हैं। अब आती हैं कुछ मतलब फैक्ट दिए गए हैं, जैसे रात में देखने के लिए हम किस तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त किरणों का या अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं रात के लिए। यदि आंतों में कोई रोग हो गया है तो हम उसके लिए एक्स किरणों का प्रयोग करेंगे। सिटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है और जो क्रिस्टल की संरचना होती है उसको ज्ञात करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अब आती है विद्युत चुंबकीय तरंगें। इनकी खोज किसने की? तरंग दैर्घ्य, इनका परिसर मतलब एंगस्ट्रॉम में कितना है और इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। पहली आती है गामा किरणें। गामा कोई भी बजा देगा तो गामा गाने वाने से आप रिलेट कर सकते हो। तो बेकुलर ने इसकी खोज की थी। तरंग दैर्घ्य कितना है इसका? तो 10⁴ एंगस्ट्रॉम से A1 एंगस्ट्रॉम तक इसका क्या होता है? तीव्रता, तरंग दैर्घ्य होती है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो गामा किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है और कृत्रिम जो रेडियोधर्मिता होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है गामा किरणों का। अब आती है एक्स किरणें। इनकी खोज रॉटजन ने की थी और 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है और औद्योगिक क्षेत्र में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अब आती हैं परावैंगनी किरणें। इनकी खोज रीटर ने की थी पढ़ने के लिए। परावैंगनी किरणों को किसने की थी खोज? रीटर ने की थी और इसका तरंग दैर्घ्य होता है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अदृश्य लिखावट को देखने के लिए, मतलब जो हमें नॉर्मल दिख नहीं रही होती है उसको देखने के लिए परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। उंगलियों के निशान का पता लगाने में, नकली करेंसी का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने की जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है, नकली करेंसी को ज्ञात करता है। अंगूठे, हाथ की जो उंगलियों के निशान होते हैं उनका पता लगाने में किया जाता है। उंगलियों के निशान ज्ञात करने के साथ साथ जो लिखावट होती है जो दिख नहीं होती है उसका भी पता लगाने के लिए हम परावैंगनी किरणों का प्रयोग करते हैं। अब आती है दृश्य किरणें। दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी और यह 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है। इससे हम वस्तु दिखाई पड़ती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई पड़ती है जो दृश्य प्रकार होता है, मतलब हम इनको देख सकते हैं। किसने खोज की थी? न्यूटन ने की थी। इसकी तीव्रता कितनी होती है? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तीव्रता होती है और इससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आती है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी और 7800 एंगस्ट्रॉम से 10,000 के ऊपर 7 की पावर एंगस्ट्रॉम तक इसकी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। इसमें किरणें ऊष्मीय विकिरण
होता है, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका प्रयोग जो कोहरे होते हैं, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए, रोगियों की सफाई करने के लिए, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो रोग होते हैं उनकी सिकाई करने के लिए, देखो जो अवरक्त किरणें होती हैं, इनकी खोज किसने की थी? अवरक्त। रक्त, किसी किसी को जब खून गिरता है या लग जाती है, चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, तो हम क्या करते हैं? उसकी खोज करने के लिए पहले तो सामने वाले हंसते हैं, देखो कैसे गिर गई गाड़ी से, तो हंसते हैं। तो हर्षल ने इसकी खोज की थी। अब गिर कैसे गई? क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 7-8 बार तो गिरे हैं। तो और 10⁻7 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य थी इसमें ऊष्मीय विकिरण होती हैं किरणें, जिससे क्या होती, जिससे वस्तुएं पड़ती हैं तो उसका क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। और इसका प्रयोग किस में करते हैं? कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए करते हैं, और रोगियों की सिकाई करने के लिए करते हैं, और जो टीवी के रिमोट होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम अवरक्त के विकिरण का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं लघु रेडियो तरंगें या हर्ट्ज तरंगें। हेनरी हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी, और 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻10 एंगस्ट्रॉम तक इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। रेडियो टेलीविज़न में इसका प्रयोग किया जाता है, टेलीफोन में इसका प्रयोग किया जाता है, और रेडियो टेलीविज़न में, किसमें? टेलीफोन में। और जो रेडियो टेलीविज़न होते हैं उसमें लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब आती हैं दीर्घ रेडियो तरंगें। इसकी खोज मार्कोनी ने की थी, और इसकी तीव्रता होती है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक, और इसकी रेडियो टेलीविज़न में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं ध्वनि तरंगें होती हैं। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो कैसी होती हैं? वो अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है। श्रव्य तरंगें, अश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगें कैसी कहलाती हैं? श्रव्य तरंगें कहलाती हैं, जो कि हमें सुनाई देती हैं। श्रव्य संग जो श्रव्यता सुनने के लिए, मतलब हमें सुनने की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? तो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक की क्षमता की ध्वनि हम सुन सकते हैं। 20,000 से नीचे की आवृत्ति सुनने वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? जो 20,000 से कम की होती हैं उनको अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है, जिनको हम नहीं सुन सकते। देखिए, पहले तो 20,000 से कम की तरंगें अपश्रव्य तरंगें, जो कि हमें सुनाई नहीं देती। फिर 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक इनको श्रव्य तरंगें कहा जाता है, जो कि हम सुन सकते हैं। अब आती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगें, उनको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगें, जिनको भी हम नहीं सुन सकते। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, और जिनको हम नहीं सुन सकते। अब आती है व्याख्या। जो मनुष्य होता है वो सिर्फ क्या सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं, मतलब जिनकी तीव्रता 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उन तरंगों को भी सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग क्या होते हैं? तो संकेत, जो संदेश होते हैं उनको भेजने के लिए, संकेत भेजने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई को ज्ञात करने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। जो गांठिया रोग होता है उसको ठीक करने के लिए, और मस्तिष्क का जो ट्यूमर होता है उसको पता लगाने के लिए हम किसका करते हैं प्रयोग? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। अब आती है सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो सोनार होती हैं इसमें भी परासोनिक, जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो जो किसी भी माध्यम में जो ध्वनि की चाल होती है वो माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व या डेंसिटी पर निर्भर करती है। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि तरंग की जो चाल होती है और उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, तो उसकी चाल बदल जाती है और उसके तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, जबकि उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता।
विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल कैसी होती है? तो विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, क्योंकि उसकी जो चाल होती है वो उसके माध्यम की प्रत्यास्थता और उसकी जो डेंसिटी होती है उस पर निर्भर करती है। इसलिए हर माध्यम का अलग अलग प्रत्यास्थता और डेंसिटी होती है, तो वो भी उसकी जो चाल होती है वो भी अलग अलग होती है। एक पूर्णतः दृढ़ क्षण में ध्वनि वेग कितना होता है? तो जो एक पूर्णतः दृढ़ क्षण होगी उसमें उसका वेग, ध्वनि का वेग अनंत होता है। ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक किसमें होगा? तो ध्वनि का चाल का मान होता है ठोस में अधिक। देखिए, किसी माध्यम में, जिस माध्यम में जो कण है वो दूर दूर होंगे तो उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? धीमे गमन कर पाएगी। यदि ध्वनि के कण मतलब किसी पदार्थ के कण पास पास होंगे तो ध्वनि की जो चाल है वो जल्दी गति कर पाएगी। इसलिए ठोस में यह सबसे ज्यादा होती है। ध्वनि का गमन नहीं होता तो निर्वात में, जब कण ही नहीं है तो कंपन किस में होगा? तो ध्वनि का जो गमन है वो निर्वात में बिल्कुल नहीं होता। हल्की हवा में ध्वनि मतलब जो हल्की गैस होती है उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि घनत्व होता है, इसलिए जो हल्की गैस होती है उसकी जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि उसका भी जो कम घनत्व होता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। जो माध्यम होता है यदि उसका ताप बढ़ जाता है तो ध्वनि की चाल का मापन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल होती है वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर। दाब के मापन में वृद्धि या जो दाब का मान होता है उसमें वृद्धि या कमी करने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। दाब के मान में यदि हम वृद्धि या कमी करते हैं तो ध्वनि की चाल में क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। वायुयान की चाल को किससे मापा जाता है? जितने ही वायुयान होते हैं तो वो मैक संख्या से, या जो मैक में गति करते हैं तो इसलिए उसको मैक संख्या से ज्ञात किया जाता है। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है, जो वस्तु है उसकी चाल किसके बराबर है? तो जो एनवायरमेंट है या उसमें जो ध्वनि की चाल है उसके बराबर हो जाती है, तो उस संख्या को कहा जाता है, उसका मान कितना होता है? 1। और यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की दुगनी हो जाती है तो मैक संख्या 2 हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? सुपरसोनिक कहा जाता है। और जो सुपरसोनिक यान होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो जाती है तो इस चाल को क्या कहा जाता है? अति पराध्वनिक कहा जाता है। देखिए, कोई भी वस्तु है यदि उसकी चाल ध्वनि के बराबर हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? 1 कहा जाता है, और इसको मैक संख्या से डिनोट किया जाता है। और यदि इसकी चाल ध्वनि की चाल से डबल हो जाती है तो उसको 2 मैक संख्या कहा जाता है। और जितने भी जो पराध्वनिक यान होते हैं, जो सुपरसोनिक यान होते हैं, वो 1 मैक संख्या से अधिक उनकी गति होती है। यदि मैक संख्या 5 हो जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? 5 से अधिक हो जाती है तो इस चाल को कहा जाता है अति पराध्वनिक। अब आती है ध्वनि के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ध्वनि के लक्षण तीव्रता होती है, उसमें तारत्व होता है और गुणता होती है या क्वालिटी होती है। ध्वनि के किस कारण या किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें धीमी अर्थात तेज सुनाई देती है? तो उसकी तीव्रता या उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? उसकी तीव्रता पता चलती है, कितनी धीमी है और कितनी तेज है। ध्वनि की किस लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी या फिर तीक्ष्ण कहा जाता है? तो उसको तारत्व से कहा जाता है। पिच कितनी है उसकी? जैसे जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है, और जो जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी आवाज़ कैसी होती है? मोटी होती, थोड़ी सी भारी होती है। तो जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ का जो तारत्व होता है वो ज़्यादा होता है। किसके कारण समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? तो उसका जो गुणत्व होता है उससे हमें किसी समान वस्तु के और समान तारत्व की ध्वनि में डिफरेंस पता चलता है। जैसे हम किसी भी इंसान की आवाज़ पहचान जाते हैं ना अलग अलग आवाज़ से, तो हमें कैसे पता चलता है? उनके गुणत्व के कारण हमें उसको पता चलता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर किस पर करता है? तो जो ध्वनि का तारत्व होता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। मोटी
ध्वनि का तारत्व कम, जबकि जो बारीक आवाज होती है उसका तारत्व अधिक होता है। जैसे लड़कियां होती हैं तो इनकी आवाज का तारत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। मतलब हम लड़कियों की आवाज ज्यादा देर तक नहीं सुन सकते, मतलब क्या होती है, बारीक होती है, पतली सी होती है। और जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज का तारत्व थोड़ा सी कम होता है, इसलिए उनकी आवाज कैसे सुनाई देती है, भारी सुनाई देती है। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है, तो ध्वनि का जो परावर्तन होता है, जब ध्वनि एक माध्यम से मतलब एक जगह से निकली और वो किसी चीज से टकरा के, किसी माध्यम, आधार या किसी भी धरातल से टकरा के लौट आती है तो उसका परावर्तन हो जाता है, तो हमें क्या सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कब तक रहता है, जब हम, जैसे आपने हमारी बात, मेरी बात सुनी, तो इसका जो प्रभाव है आपके कानों में कब तक रहेगा, तो 1/10 सेकंड तक ये आपके कानों में सुनाई देगी। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत एवं जो परावर्तक सतह है उसके बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 16.6 मीटर लगभग इतनी होनी चाहिए, मतलब 17 मीटर तक हम इसको देखते हैं। तो यदि हम, जैसे मैं आप बोल रही हूँ कोई चीज, तो इसकी पराध्वनि नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या है, इसके जो माध्यम से किसी टकरा ही नहीं रही है। यदि आप चाहते हैं कि ये पराध्वनि, प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे, तो जो स्रोत है उससे और जो जिससे वो परावर्तक सतह है उससे, उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर या फिर 16.6 मीटर इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अब आते हैं क्या, सिनेमा हॉल में जो दीवारें होती हैं उन पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनुरण से बचने के लिए, जो रिवर्बरेशन होता है उससे बचने के लिए जो सिनेमा हॉल होता है उसकी दीवारों पर क्या लगाया जाता है, थर्माकोल लगाया जाता है। संगीत की कारण खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं और सैनिक के एक ताल में चलने पर पुल टूट जाता है। ये किसके कारण होता है, तो ये अनुनाद के कारण होता है। जैसे तानसेन जब गाते थे तो शीशे सब टूट जाते थे, कांच के दीपक रखे रहते थे, झूमरें गिर जाती थी, खिड़कियां टूट जाती थी। तो ये कैसे होता है, ये अनुनाद के कारण होता है। और जैसे सैनिक जब एक ताल से कदम मिलाकर चलते हैं या परेड करते हुए किसी पुल पर चलते हैं तो पुल क्या होता है, टूट जाता है। रेडियो के कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है, जो रेडियो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर यह कार्य करते हैं। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना क्या कहलाता है, तो ध्वनि का जो अपवर्तन के कारण हमें कोई भी ध्वनि एक दूरी से बहुत दूर तक सुनाई देती है रात में। जैसे आपने सुना होगा, सुबह आपको इतनी सारी आवाज आती हैं, घड़ी की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन कभी आप रात में बैठे हैं तो ध्वनि, जो घड़ी की सुइयां होती हैं उनकी आप आवाज सुनेंगे, बहुत बिल्कुल एकदम स्पष्ट सुनाई देती हैं, कितनी कैसे चल रही है वो आपकी आराम से सुनाई देगी। वो किस कारण से होती है, क्योंकि जो ध्वनि का अपवर्तन होता है उसके कारण। बंद कमरे में भी ध्वनि की सुनाई देने का कारण क्या होता है, तो बंद कमरे में भी ध्वनि का सुनाई देना कहलाता है ध्वनि का विवर्तन। जैसे मैं एक कमरे में बैठी हुई हूँ, यहाँ से मैं कहीं बाहर, जैसे कोई बाहर बात कर रहा होगा तो मैं उसको सुन सकती हूँ। क्यों सुन सकती हूँ, तो ये ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। पास के रेडियो स्टेशन का प्रसारण कभी कभी साफ ना सुनाई देता है, तो वो क्या होता है, तो ये विनाशकारी विवर्तनी या व्यतिकरण होता है। जो विनाशकारी व्यतिकरण के कारण हमें जो पास के स्टेशन होते हैं उनका प्रसारण सुनाई नहीं देता। अब आते हैं समुद्र में जो साइलेंट जोन होता है वो क्या कहलाता है या कैसे क्यों होता है। जो समुद्र में साइलेंट जोन होता है उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ से कोई ध्वनि आ रही है और यहाँ से ये ध्वनि आ रही है, तो ये जहाँ बीच में टकराएगी यहाँ पर आवाज नहीं आती, जिसको क्या कहा जाता है, विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। ऐसे ही जब हमारे पास में जो रेडियो स्टेशन होते हैं उनका प्रसारण होता है तो कई बार वो ऐसा टकराता है, तो हम वो साफ सुनाई नहीं देता, इसको क्या कहा जाता है, विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। थैंक यू सो मच गाइज, ये आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल प्रकाश से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके सजेशन से बना सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।